दोस्तों मैं आपका अपना प्रजापति सर आपके लिए लेकर आया हूं वन शॉट क्लासेस जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला वाकई में। क्यों आएगा बात सुनो। क्योंकि इस क्लास को मैंने इतना मज़ेदार बनाया है क्योंकि पढ़ने का तरीका ही बदल दिया मैंने। देखो आप लोग पढ़ते भी बहुत हो, रिवीजन करते हो, लेकिन फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में पढ़ाई का जो आपका जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा अलग टाइप का है। आप पढ़ते हो लाइन बाइज लाइन, वन शॉट देख लेते हो। वन शॉट में क्या है, टीचर कुछ लिखता रहता है, चलता रहता है, लेकिन मैं उस प्लानर को चेंज करने वाला हूँ। हम कैसे पढ़ाएंगे, मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पूरा का पूरा मटेरियल लिख दिया है। अब मैं इसी को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस ध्यान से सुनना। आपके पास सारा लिखा हुआ और आपको उम्मीद है सारा आता भी होगा, लेकिन हम एक नई सोच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखो जब भी आप मेहनत करो ना तो एक बात ध्यान में रख लेना कि जब मेहनत करोगे और सफलता अगर नहीं मिल रही है ना तो इसका मतलब आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी। तरीका बदलो बेटा, एम नहीं बदलना है, जो आपका गोल है ना वो नहीं बदलना, तरीका बदलो, हल निकलेगा, पक्का निकलेगा। देखो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन चैप्टर भाई क्या होता है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं और इसको 3 पॉइंट में डिवाइड करके, ये एक पॉइंट लिखा मैंने, इसका पूरा का पूरा एक पार्ट है, 3 पार्ट में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे रहेगा, पूरा वन शॉट रहेगा। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जब हम किसी कंपाउंड कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, जैसे एक कंपोनेंट लेते हैं, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जो सॉल्यूशन जो बनता है उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट हमने लिए हैं ना वो फर्दर किसी एक ही टाइप का फेज होना चाहिए उसमें। जैसे अगर हम सॉलिड लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो या तो वो सॉलिड हो जाना चाहिए या फिर वो लिक्विड ही हो जाना चाहिए, सारा का सारा, मतलब एक्चुअली कहें तो होमोजीनियस बनना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहा हूं तो उस सॉल्यूशन को मैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलता हूं। अगर मैं 3 कंपोनेंट मिक्स कर रहा हूं तो उस सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन बोलता हूं। और अगर मैं 4 कंपोनेंट मिक्स करना चाहता हूं तो उस सॉल्यूशन को मैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलता हूं। तो ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लेते हैं होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। देखो जैसे मैंने अभी समझाया आपको क्या कि भाई होमोजीनियस वो होता है कि जिसमें एक ही फेज आ जाए। मतलब मैंने शुगर लिया और शुगर को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब जब उसको डिसॉल्व किया तो बेटा बना तो पानी ही ना, सॉल्ट डिसॉल्व किया तब भी पानी बनता है, तो उसका फेज एक ही रह गया, दैट इज होमोजीनियस। मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन में वो रहे भी और दिखे भी नहीं। जैसे देखो एक सिंपल सी बात हम करते हैं, जैसे हमने क्या लिया, पानी लिया, अब पानी में नमक घोल दिया। अब उस नमक का चाहे ऊपर से पोर्शन चेक कर लो चाहे नीचे से चेक कर लो, आपको नमकीन नहीं लगेगा। दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरे सॉल्यूशन में वो स्प्रेड आउट हो चुका। समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो यूनिफॉर्म थ्रू आउट का, इसको समझाता हूं मैं। यूनिफॉर्म थ्रू आउट क्या होता है, ये वाला देखो। एक मैंने एक गिलास पानी लिया, अब उस गिलास पानी में मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, मीठा डाल दिया, चीनी डाल दी। अब क्या करेंगे, घोला, उसको घोल दिया। घोलने के बाद चाहे आप ऊपर का पोर्शन से चेक कर लो, चम्मच से निकाल कर चेक करो, और चाहे आप नीचे से ले लो, उसमें से लगेगा तो मीठा ही। इसका मतलब चीनी ऊपर भी घुली हुई है, चीनी नीचे भी घुली हुई है, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बात समझे? और ये हो गया होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब मिट्टी घोलो, अब भाई मिट्टी हमने घोल तो दी, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए उसको सेटल डाउन छोड़ा, मतलब अनडिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। अब तो मिट्टी तो सारी नीचे आ गई और पानी का रह गया ऊपर। इसका मतलब 2 फेज बने हुए हैं, मिट्टी वाला सॉलिड का नीचे है, पानी का ऊपर है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मुझे उम्मीद है आपको हेट्रोजीनियस समझ में आ गया होगा। क्लियर रहा? देखो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, जब हम इनको मिक्सचर जब हम बना रहे थे, कोई सॉल्यूशन बना रहे थे, तो उसमें क्या करते हैं, एक पार्ट तो हम एक्सेस में लेते हैं और एक पार्ट हम थोड़ा सा डालते हैं। जैसे वही हम मीठा पानी बना रहे थे तो पानी तो बहुत बल्क में लिया और उसमें शुगर या नींबू वगैरह वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाल दिया। इसका मतलब जो थोड़ा थोड़ा डाला है ना मैंने, वो क्या है, सॉल्यूट। क्या हो गया, वो सॉल्यूट, स्मॉल अमाउंट का। और जो बल्क में लिया था बहुत सारा, वो क्या हो गया, वो हो गया सॉल्वेंट। बोलो बात क्लियर होगी। अब जो भी बल्क में लिया जाएगा बनेगा तो वैसा ही, इसका मतलब उसी टाइप का सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो
अगर मैं सॉल्वेंट गैस का ले रहा हूँ, है ना, गैस लिया, तो जितने भी गैस में सॉल्वेंट लेंगे हम, मतलब गैस को एज ए सॉल्वेंट लेंगे, तो सारे के सारे गैसियस क्या रहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ मैं लिक्विड को ले रहा हूँ, क्या चीज़, क्या ले रहा हूँ, लिक्विड को एज ए सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में, तो सारा का सारा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। और अगर मैं कह दूँ बेटा सॉलिड को ले रहा हूँ, तो सारा का सारा सॉलिड सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, सबके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, देखो कैसे। अगर मैंने कहा कि गैस मेरे पास बहुत ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो बेटा उसका एग्जाम्पल है CH Cl3 क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर बात, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगी और क्लोरोफॉर्म बहुत कम होगा, दैट इज मिक्स कर देंगे। सेम ऐसे ही गैस इसमें दोनों ही गैस है, जैसे O2 N2 आप जानते ही हो, एनवायरमेंट में भी मिक्स रहते हैं, O2 भी और N2 भी। ठीक है, एक क्या है गैस सॉलिड, जैसे कपूर कैम्फर ये सॉलिड में होगा और N2 गैस में होगी, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इथेनॉल और वाटर। आप तो ये तो बहुत फेवरेट है भाई आपका, है ना, कि इथेनॉल, अरे वही ड्रिंक बनाते हैं ना, तो उसमें क्या थोड़ा पानी डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन, इथेनॉल और वाटर। सेम लिक्विड सॉलिड क्या बेटा, अभी एग्जांपल दिया था, ग्लूकोज किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया भाई, ये लो। लिक्विड गैस कम है, लिक्विड ज़्यादा है, मतलब लिक्विड ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है और O2 कम होता है, तुम्हें पता है ये बात का। ठीक है, अब सॉलिड बेटा सोनार देखिए ना, कितनी गड़बड़ी करते हैं, पता है ना, चांदी में क्या मिला देंगे, एल्यूमिनियम मिला देते हैं, गोल्ड में पीतल मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, तो वही है बेटा, कॉपर और गोल्ड सॉलिड का मिक्सचर हो गया। सॉलिड और गैस, H2 मेरे पास गैस है और PD मेरे पास में क्या है, मेटल रहेगा एज ए सॉलिड। और सॉलिड लिक्विड में अमलगम Hg और Na, मतलब ये आपको पता है मर्क्यूरी किस में होता है, लिक्विड में, और Na किस में रहता है, सॉलिड में। तो ये अपने पास में सॉलिड टाइप के क्या सारे सॉल्यूशन रहेंगे। क्लियर है, चलो अब तुम्हें ये पता चल गया भाई सॉल्यूशन जो होते हैं वो इतने सारे टाइप के बन सकते हैं। अब देखो बेटा हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पहले स्मॉल अमाउंट पर, मतलब स्मॉल लेवल पर, कि जैसे अगर मुझे एक बड़ा कंटेनर है, अब बड़े कंटेनर में कितना शुगर डाले को मीठा हो जाए, तो मैं पहले स्मॉल अमाउंट में उनकी क्वांटिटी निकाल लूँगा कि इतने पानी में इतना शुगर मिलता है, देन उनको एक रेशियो में लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना, बहुत सिंपल है ना। सेम तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बात क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने वही लिखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कचड़ा नहीं लिखा, ध्यान रखना, कचड़ा बिल्कुल नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट लिखा जो एग्जाम के लिए। पहला जैसे मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलता है कि कंपोनेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट रहेंगे और टोटल कंपोनेंट्स। क्लियर, अब ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वन किसके लिए आएगा बेटा, सॉल्वेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 N2, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेम N2 मुझे निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर X2 अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा, N2 बाई N1 प्लस N2, मतलब N2 का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या आएगा N2 और N1 प्लस N2। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, किसका, सॉल्यूट का निकाल देंगे। बहुत क्लियर, ठीक है। अब देखो X1 X2 क्या थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, जब दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा 1 के, ये ध्यान रखना आपको। अगर आपको ये कहने लगे कि भाई x की वैल्यू गिवन है 1 की, 2 की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, और 2 की गिवन है x 1 की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, उसको आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल। चलो अब मोलरिटी, आपको ध्यान क्या रखना है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम लेते हैं वो लिक्विड का आता है ना, वॉल्यूम लेते हैं इसमें, और जो लिक्विड होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए बेटा वो, और अगर वो लीटर में नहीं है, वो ml में है, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। अब मोलरिटी की अगर बात करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको कैपिटल M से, तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना यहाँ वेट लगेगा, वॉल्यूम नहीं आएगा मोलैलिटी में, यहाँ वेट आएगा। और वेट जब आएगा तो वेट तो बेटा किसका होगा, सॉलिड का होगा, है ना, सॉलिड का होगा। तो अगर ये वर्ड सॉलिड का है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान रखनी है बात, वेरी गुड। चलो स्मॉल m से अब इन दोनों में रिलेशन क्या बेटा, इन दोनों में रिलेशन तभी निकलेगा जब डेंसिटी गिवन होगी किसी भी सॉल्यूशन की। तो देखो मैंने एक ट्रिक बनाई बेटा, क्या है, मोलैलिटी, ये क्या है 1000 इंटू मोलैलिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ट्रिक सुनना बेटा, 1000 मोती 1000 दाने, क्या ट्रिक है, 1000 मोती 1000 दाने माइनस मन मेरा बोले मोती मोती, मन मेरा बोले मोती मोती। क्लियर बात, याद रहेगी ट्रिक, वेरी गुड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में डालता हूं तो बेटा इसके लिए पॉइंट क्या है, देखो पहला तो यही कि जो सॉलिड हम डाल रहे हैं लिक्विड में उसका नेचर क्या है, क्योंकि और जो सॉल्वेंट लेने उसका नेचर क्या, लिक्विड का नेचर। तो सिंपल सा एक रूल लगता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसे को तैसा, ऐसा बोल लो। या फिर देखो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब सुनना, अगर मेरे पास पोलर लिक्विड है तो उसमें पोलर सॉलिड ही डिजॉल्व हो सकता है, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर डिजॉल्व होगा, बात खत्म, इतनी सी है। पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। अब पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से निकालते हैं, वो आपको आती होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ बेटा, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता, देखो हमने क्या किया, सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो अभी सीखते हैं कैसे बनाते हैं। एक गिलास पानी है, नमक डाला, डालते गए घोलते गए, डालते गए घोलते गए, डालते गए घोलते गए, उसको घोलते गए घोलते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और फिर घुलना बंद कर देगा। जिस पॉइंट पर वो घुलना बंद कर दे तो समझ लेना सैचुरेट सॉल्यूशन बन चुका है ना। हो गया क्लियर। देखो अब क्या लिखा था मैंने कि एट मैक्सिमम एक्सटेंट डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, एक मैक्सिमम अमाउंट तक वो डिजोल्व हो जाएगा, देन नॉट फर्दर मोर डिजोल्यूशन, और उसके बाद डिजोल्यूशन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो चुका, सैचुरेट। जैसे NaCl अगर हम नमक घोलते जा रहे हैं तो जो वो उसका सैचुरेट सॉल्यूशन बनेगा तो बेटा उसको ब्राइन वाटर बोलते हैं। ध्यान रखनी है आपको, क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलते हैं उसको, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन को, एक्वस को। क्लियर है। अब ये सॉल्युबिलिटी थी जो घोलने वाली टेंडेंसी, 2 पॉइंट पर डिपेंड है, टेम्परेचर और प्रेशर। हम देखते हैं प्रेशर का तो मोस्टली कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं है और वाटर पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, गैस पर ज़्यादा होता है। लेकिन टेम्परेचर का है, कैसे समझेंगे इसको, देखो जैसे हमने एक ठंडा पानी लिया, एक गर्म पानी, आप बताओ किस में जल्दी से जल्दी चीज़ें घुल सकती हैं, आपका उत्तर गर्म में। यस, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, खत्म कहानी। क्लियर। तो ये लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। लेकिन अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है ये तभी पॉसिबल है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज के बाद। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और हम क्या कर रहे हैं, उसको और हीट दे रहे हैं, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। बोलो बात क्लियर, बात समझ में आई। तो देखो ये इतना पोर्शन था, मैंने फटाफट से क्लियर कर दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो आपके सामने ये रहा। सो ये रहा गाइस आपका पार्ट 2 यहाँ पर, और इसमें क्या कवर किया गया, हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी कवर की गई जिसमें हमने वेपर प्रेशर लिया है। एक पार्ट और बनेगा इसका और उसमें पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, वन शॉट आपको मैंने दे दिया, ठीक है। देखो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब गैस को लिक्विड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो किस पे डिपेंड होगा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी गैस का नेचर ऐसा हो कि जो डिजोल्व ना हो क्योंकि पोलैरिटी ना हो, और किसी गैस का नेचर ऐसा हो कि जो इजीली डिजोल्व हो जाए। तो वो गैस के नेचर पर डिपेंड करने वाला है कि कितना सॉल्युबल है कितना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर लिखा नेचर ऑफ गैस, तो क्या है, HCl NH3 सॉल्युबल इन वाटर, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो सकती है क्योंकि इनमें पोलैरिटी है, क्योंकि H2O और NH3 में पोलैरिटी भर भर के है भाई, तो इसलिए ये तो जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन O2 और N2 डिजोल्व तो होती हैं
बट इनमें सॉल्युबिलिटी नहीं है। अगर सॉल्युबिलिटी नहीं है तो ये बहुत कम डिजोल्व होंगे। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हो गए। अब इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर अगर वेरिएट करे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है भाई, गैस तो ऑलरेडी किस में होती है, वेपर्स में होती है, और हमें ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस होती है वो एस्केप कर जाती है, भाग जाती है वो तो सॉल्यूशन से निकल के, तो वो डिसॉल्व कैसे होगी लिक्विड में, नहीं होगी ना। तो इसी का मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, वो सॉल्युबल नहीं होगी, गैस भाग जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाया तो हाँ, अगर गैस पर, क्योंकि गैस पर जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो नीचे तो लिक्विड है, तो लिक्विड में आसानी से क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। बोलो समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, प्रेशर इनक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, अब गैस की सॉल्युबिलिटी के बेस पर एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम है हेनरी, है ना, और उसने अपना एक लॉ दिया। और लॉ क्या दिया उसने कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर लगा देंगे ज़्यादा तो सिंपल बात है उस पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें, है ना। देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या फिर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप बोल सकते हो। और KH उसने एक हेनरी कांस्टेंट दिया। बेटा, इससे क्वेश्चन कई बार बन सकता है नीट में कि KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो देखो बच्चे क्या करते हैं, सर ये इक्वल है, डायरेक्टली हो सकता था, तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन नहीं, KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ध्यान रखना आपको, क्लियर है बात, क्योंकि KH किधर जाएगा, अगर हमने यहाँ देखा है तो इधर आएगा इसके अपॉन में, समझ गए, और सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, कंडीशन क्या है भाई हेनरी लॉ के लिए, कि हेनरी लॉ जब अप्लाई अगर मुझे करना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी। पहली कंडीशन तो ये है बेटा, प्रेशर नॉट टू हाई, प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रेशर अपना एक नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर नॉट टू हाई। दूसरा क्या है, टेम्परेचर नॉट वेरी लो। अब ये तो कंडीशन है ही वैसे सॉल्युबिलिटी गैस की कि प्रेशर हाई हो लेकिन टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन प्रेशर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कंटेनर ब्रस्ट हो जाए, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वही फ्रीज हो जाए। समझे बात को, तो टेम्परेचर नॉट वेरी लो। अब गैस इज नॉट केमिकली, जो गैस हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं वो गैस उस लिक्विड से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, केमिकली नॉट कंबाइन विद लिक्विड। क्यों, क्योंकि अगर उस लिक्विड से वो रिएक्शन कर गई तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर गैस सॉल्युबल कहाँ हुई, फिर तो गैस सॉल्युबल नहीं है। बात समझ में आई, तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए, गैस नॉट केमिकली कंबाइन विद सॉल्वेंट। बोल बात के लिए। अब इसके एग्जांपल देखो कि हेनरी लॉ को क्यों पढ़ा गया, क्या एप्लीकेशन पार्ट मिला मुझे इसका। पहला पार्ट मुझे इसका मिला CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। बेटा आप सब जानते हो, जैसे हम वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो उसमें से पिस करके एक गैस निकलती है ना, दैट इज CO2। तो उस CO2 को हाई प्रेशर पर किसमें, उस लिक्विड में, उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो यही है CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा क्या है, इन डीप सी डाइविंग्स। बेटा इसको ध्यान से सुनना, डीप सी डाइविंग, इसको स्कूबा डाइविंग जो होते हैं अपने गोताखोर जो होते हैं, जो नीचे समुद्र में जाते हैं, है ना, सी में जाते हैं जो, तो क्या होता है देखो, अब भाई नीचे अगर समुद्र में जा रहा वो, तो सीधी सी बात है ऊपर जो वाटर रहेगा और नीचे जा रहा हो तो वाटर का प्रेशर लगेगा उस पर, तो प्रेशर लगेगा तो जो हम इनहेल करते हैं, जो गैसेस वगैरह निकलती है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसमें वो डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो हम उसको एक्सहेल तो नहीं कर पाएंगे। समझिए बात को, एक्सहेल तो नहीं कर पाएंगे, तो सारी की सारी जो गैसेस थे वो किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ब्लड में। अब होगा क्या इसमें, अब इसमें ये होगा कि जैसे हम ऊपर जाएंगे सरफेस पर तो वो सारी गैसेस एकदम रिलीज होंगी, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा था, तो हमारी जो नसें हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वो बेटा ब्रस्ट हो सकती हैं, वो फट सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करते हैं, हमें जो एक सिलेंडर जो मिलता है उसमें बेटा बहुत सारी गैसेस होती हैं, और वो गैसेस क्या करती है, अंदर प्रेशर को मेंटेन करती है। उसमें एक हीलियम गैस भी होती है और उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। सी डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे
देखो हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है बेटा वो तो प्रेशर के कारण ही है ना यहाँ अर्थ पर, और ऊपर प्रेशर कम है तो हम सांस जो ले पाएंगे तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन आएगी अपने अंदर, जितनी चाहिए ऑक्सीजन उतनी तो नहीं आएगी तो हमें क्या होगा, हेडेक होगा, जी में चलाएगा, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी हो जाता है इसमें। तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए लोग वहाँ पर पता क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर, क्योंकि दाल नहीं गलती बेटा वहाँ पर, दाल जो अपने ग्रेन्स फूड होते हैं ना वो गलते नहीं हैं। अब वो नहीं गलते उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर प्रेशर है ही नहीं, तो वहाँ यूज़ करते हैं एक्चुअली प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर वहीं के लिए बनाया गया था जिसको आज हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने ग्राउंड लेवल पर भी यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर को। समझ में आई ये बात। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। चलो अब बात करते हैं वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर मैं बहुत आसानी से तुम्हें क्लियर करने वाला हूँ। देखो एक लिक्विड है ना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विड के सरफेस पर क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, तो जब उसको हीट करते हैं तो उसके वेपर बनते हैं ना। अब मुझे वही वेपर दोबारा से लिक्विड में लाने हैं तो मुझे एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर वो वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो भी तो एक प्रेशर के थ्रू ही जाते हैं ना, नहीं जाते, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता तभी तो वो नीचे से भागते हैं ऊपर। तो मतलब मुझे लिक्विड में प्रेशर को रखने के लिए अंदर ऊपर से प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और हम इसको उल्टा पढ़ते हैं अब कैसे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कि वेपर का जो प्रेशर ऊपर लगता है ऊपर की तरफ, है ना। देखो क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। लिक्विड के रेस्पेक्ट में जब प्रेशर लगता है नीचे से वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो उसको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, उसको वेपर प्रेशर बोल देते हैं, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि जब प्रेशर जो वाटर था, वाटर में क्या है, वेपर, और वेपर जब ऊपर जाते हैं तो मुझे उनको वापस वहीं पर लाना है, तो मुझे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज वेपर पर लगाया प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर मैं वो प्रेशर हटा दूंगा तो नीचे से वो चीज़ें भाग जाएंगी, वेपर वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे से भाग जाएंगी, तो मुझे उनको लिक्विड में रखने के लिए ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। तो अगर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर मैं ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ उनको लिक्विड में रखने के लिए अगर वो हटा दूँ तो क्या वो वहाँ से भाग जाएंगे, यस और नो। तो क्या यही ऐसा होगा कि वही प्रेशर जो लिक्विड वेपर था वो एग्जर्ट करना चाह रहा था, ऊपर भागना चाह रहा था उसी प्रेशर से जो प्रेशर मैंने ऊपर से लगाया था, यस और नो। हाँ, तो यही होगा कि जितना प्रेशर, मान लो यहाँ लिक्विड था मेरे पास में और यहाँ से ये बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने यहाँ से ऊपर से प्रेशर लगाया 2 बार, तो इसका मतलब तो ये रुक गया, और अगर नीचे अगर ऊपर वाला प्रेशर हटा देता हूँ तो 2 बार नीचे से लग रहा था। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये तुम्हें याद रखना है कि रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तब वेपर प्रेशर लगाएंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल जो लिक्विड है वो हाई वेपर प्रेशर, देखो फिर से आ गया, अब समझो इसको। अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है तो उसका वेपर का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब वो वेपर बहुत ज़्यादा बनाएगा और ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर वो वोलेटाइल हो रहा है तो जितना प्रेशर वो नीचे से लगा रहा था, अगर उतना ही प्रेशर मैं ऊपर से उसमें लगा देता हूँ तो वो वहीं रह जाएगा, यस और नो। आया समझ में, वेरी गुड। तो यही तो होना है बेटा कि वोलेटाइल अगर लिक्विड होगा तो उसका हाई वेपर प्रेशर होगा, मुझे उसको लिक्विड में रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ, यस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन होता है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो मान लें पेट्रोल था, है ना, अब पेट्रोल बहुत सारा मेरे पास में, तो उसका वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होता है क्योंकि वो तो वोलेटाइल होता रहता है, लेकिन मैंने उसमें सॉल्ट डाला या फिर मैंने उसमें शुगर डाल दिया भाई, अब क्या होगा, क्या अब भी वो वेपराइज होगा, अब उसका जो वेपर प्रेशर वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसकी सरफेस थी ना उस लिक्विड की, उस सरफेस को ऑक्यूपाई किसने कर लिया, जो मैंने सॉल्यूट डाला उसमें, चाहे नमक डाला हो उसमें, चाहे मैंने उसमें क्या डाल दिया बेटा, चाहे मैंने उसमें शुगर डाला हो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। नेक्स्ट है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब
सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पर। ठीक है, देखो अब हम अगर निकालते हैं सॉल्यूशन का, ये रहा सॉल्यूशन का, ये वेपर प्रेशर बेटा प्योर का, प्योर सॉल्वेंट का, और ये उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है। क्या आता है वो, सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब ये होता है रॉल्स लॉ कि जब वेपर प्रेशर हमने ये बनाया तो बेटा देखो ना तो कोई इसमें जो है ना, जैसे हमने दो पार्टिकल लिए हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, इसके अंदर तो जो इंट्रैक्शन होगा ना बच्चों, किसका इंट्रैक्शन होगा, जो अपने पार्टिकल्स रहेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा एक ए है, चलो इसको हटा देता हूँ अब। ठीक है, ये अपने काम आएगा। देखो सपोज करो मेरे पास में ए और प्लस बी है। ठीक है, ये मेरे पास में सॉल्वेंट है और ये मेरे पास में सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो प्रोडक्ट बना ए बी। तो बेटा जैसा इंट्रैक्शन यहाँ था ना यहाँ पर, वैसा ही सेम इंट्रैक्शन इन दोनों में रहेगा, बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझे अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो निकल के आएगा अपने पास में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसी के बेस पर कि चेंजेस कितना है कितना नहीं है, सॉल्यूशन को दो टाइप का बोल दिया गया है। कितने टाइप का, दो। कौन कौन सा, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल में क्या होता है कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब जब भी मैं कोई चीज़ मिक्स करने वाला हूँ, ए और बी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी वो जीरो रहेगी और डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी जीरो रहेगी। मतलब ना तो एंथैल्पी रिलीज होगी, ना तो कोई हीट रिलीज होगी, ना हीट देनी पड़ेगी, दैट इज जीरो, कांस्टेंट रहने वाली है। वॉल्यूम, ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम फिक्स रहने वाला। इसका मतलब है कि रिएक्शन नहीं होने वाली है, वो केवल मिक्स होंगे। बात समझ में आई बेटा, इसका मतलब ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, ओबे करता है, रॉल्स लॉ के नियम का पालन करता है एट ऑल इंटायर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो और चाहे टेम्परेचर रेंज कुछ भी हो, तो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है ना, अगर ये कंडीशन लगती है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं लग पाती है तो मेरे पास में उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, नॉट ओबेस रॉल्स लॉ, है ना, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब इसमें सारी चीज जीरो थी तो इसमें बेटा नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगी, डेल एच मिक्सिंग नॉट जीरो, डेल वी मिक्सिंग नॉट जीरो। तो इस सॉल्यूशन को दो टाइप का बोला गया, कौन कौन सा, क्योंकि नॉट जीरो अब ये ज़्यादा भी हो सकती है डेल्टा एच मिक्सिंग और ये कम भी हो सकती है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है वॉल्यूम कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको दो टाइप का बोला गया। पहला टाइप है इसमें पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, क्या है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव लिखा तो डेल एच और डेल्टा वी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ग्रेटर देन जीरो रहेंगे, उससे ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, ये जीरो रहेंगे। और जो प्योर प्रेशर रहेगा जो अपने पास सॉल्वेंट का, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, प्योर से। ठीक, और पीबी भी ज़्यादा रहेगा किससे, प्रोडक्ट ऑफ पीबी और एक्सबी से। क्लियर। इसके एग्जाम्पल एसीटोन प्लस CH2 या फिर एसीटोन प्लस इथेनॉल, दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे बनता है पॉजिटिव डेविएशन। देखो बेटा ए टाइप का मेरे पास में कोई सॉल्यूट था और बी टाइप का था, यहाँ करते हैं उसको। देखो ए टाइप का सॉल्यूट बी टाइप का सॉल्यूट, तो ये बना AB। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसका जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर था ना, इसका जो वेपर प्रेशर था VP, ठीक है, वो था 2 बार। ठीक, और इसका जो वेपर प्रेशर था वो था वो भी 2 बार लगा लो, चलो 2 बार। ठीक है, और जब AB बना तो बेटा इसका वेपर प्रेशर आया 6 बार। क्लियर। अब एक बात सोचो, जब इसका 2 बार था इसका 2 बार, तो इसका 6 बार आया, इसका मतलब AB के बीच की बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होगी, और वीक होगी तो ये मोर वोलेटाइल होगा। बोलो यस और नो, मोर वोलेटाइल होगा, क्योंकि मोर वोलेटाइल में ही वेपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो।
ए का क्या था 2 बार, इसका क्या था 2 बार, कम था इसके कंपैरिजन। तो मैं ये लिखूंगा कि जो इंटरेक्शन है ना पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी टाइप के सॉलिड सॉल्वेंट का, वो तो बहुत कम है ना, सॉरी वो बहुत ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है। और अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसमें लिखेंगे इंटरेक्शन हाई। क्या चीज़ है इसमें, ए और बी इन दोनों का इंटरेक्शन हाई है, इंटरेक्शन हाई, हायर देन किससे बेटा, ए बी से। और अगर इंटरेक्शन हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसमें कैसे फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। और इसमें कैसे फोर्स है बेटा, वीक फोर्स। और अगर वीक फोर्स है तो ये आसानी से एस्केप हो सकता है और ये आसानी से एस्केप नहीं होने वाला है। और अगर ये आसानी से एस्केप नहीं होने वाला है तो इसका मतलब है इस पर प्रेशर कम लग रहा होगा एज कंपेयर टू ए बी के। क्लियर है, ए बी वीक बॉन्डिंग है तो एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होगी, आसानी से टूटेगा, वीक फोर्सेस है तो वेपर प्रेशर उस पर ज़्यादा लगने वाला है। बोलो बात समझ में आई है, नहीं आई, पॉजिटिव डेविएशन, जल्दी बोलो फटाफट से। अब देखो मैं इसको ना एक प्लॉट से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। प्लॉट भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो होना चाहिए प्लॉट भी आपको याद। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, यहाँ एक्स ए, यहाँ एक्स बी, इसको मैंने 0 बोला, इसको 1 बोल दिया, एक्स ए ये 1 है और एक्स बी 0 है। मतलब यहाँ ये कुछ है तो ये 0 है, यहाँ ये कुछ है, ये 0 है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो नॉर्मल होना ये चाहिए था, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था, पी ए ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब ये जो है ना पी ए ये ज़्यादा होगा, ऐसे, ठीक। और पी बी भी ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। क्लियर, तो टोटल जो आएगा वो भी तो ज़्यादा होगा, यही समझाया ना। देखो प्रेशर यहाँ लग रहा था पहले तो नॉर्मल, जो आइडियल कंडीशन कहती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो ए ये तो था अपने पास में ए और ये था बी और ये था ए बी, तो बेटा ए बी का तो प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाएंगे, ज़्यादा लगाना पड़ा, और ज़्यादा लगाना पड़ा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। बोलो समझ में आई या नहीं, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। देखो नेगेटिव डेविएशन समझो, सारी वैल्यू नेगेटिव जाएंगे। कैसे, लेस देन 0 एच मिक्सिंग, वी मिक्सिंग लेस देन 0, तो पी ए भी लेस देन 0 और पी बी भी लेस देन, मतलब इसके पी प्रोडक्ट के पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी के, ठीक है। एग्जाम्पल H2O HNO3 या फिर H2O HCl। देखो अब इसमें देखना क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में, कि बच्चों जो ए फोर्सेस था और बी फोर्सेस था, इनका फोर्सेस पहले ही वीक था, ये पहले ही वीक था, लेकिन जैसे ही मिक्सचर बना तो ए बी बन गया, और ये जो फोर्सेस हैं इसमें ये बेटा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम्हें पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इस पर जो प्रेशर लगने वाला है वो इस बार 2 बार लगेगा, इस पर 6 बार था, क्योंकि वीक फोर्स इस पर भी 6 बार था। बोलो समझ में आई नहीं आई, जल्दी बोलो फटाफट से। तो जब इसमें कम है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और हम इसका प्लॉट कैसे बनाएंगे पता है आपको, देखो इसी में बनाते हैं इसको फिर से। इसका प्लॉट जो बनेगा वो बेटा ऐसे बनेगा, पहले नॉर्मल था, इतना होना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या है, कम है। एक्स ए क्या है 0 और एक्स बी 1, एक्स ए क्या है 1, एक्स बी 0। ये देखो ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले यहाँ से नेगेटिव में रहेगा, ये यहाँ से नेगेटिव रहे, तो ये भी तो नेगेटिव में रहेगा। ओवरऑल होना इतना चाहिए था, लेकिन मिला ये भाई, ठीक। तो मिला ये, तो जो यहाँ था पहले मैंने कहा यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 2 ही रह गया, नेगेटिव में गया, माइनस में गया। क्लियर, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। वो जल्दी बोलो फटाफट से, ये आपको समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर, अब इसका रहेगा थर्ड पार्ट जिसमें सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आपका पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का 1 शॉट हो गया। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा, रिवीजन हो गया सारा, ठीक है। तो ये देखो ये है आपका थर्ड पार्ट।
ये रहा बेटा आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशंस का। इसमें हम सीखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या बेटा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते रहना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहला पॉइंट ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। ध्यान रखोगे किस सॉल्यूशन के लिए होती है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, उस पर ये डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर ये डिपेंड नहीं करने वाली है। ध्यान रखनी है ये बात, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। अब क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर लोअर हो रहा है। देखिए देखते हैं कैसे होगा बेटा, पहले समझेंगे थोड़ा। देखो वही मेरे पास एक पेट्रोल था, पहले क्या किया मैंने उसमें उसका वेपर प्रेशर था कुछ, आपको पता है वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जब मैंने उसमें सॉल्ट या फिर शुगर डाल के उसका सॉल्यूशन बनाया, तो अब बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा। आप कहोगे सर कम होगा, बिल्कुल राइट भाई। जब हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं ना क्या ऐड करते हैं, सॉल्यूट ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, एडिशन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कैसा होगा बेटा, नॉन वोलेटाइल होगा, ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलो इसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए और होगा भी, है ना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन बी बाई एन ए। क्योंकि हमने क्या बोला कि ये किसके लिए होने वाला बेटा, ये होने वाला है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एन ए प्लस एन बी नहीं लिखा है, केवल एन ए लिखा है, एन बी को नेगलेक्ट किया। ठीक है, तो ये अपना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये वाला चेंज ऑफ वेपर प्रेशर। और ये अपना प्योर था कि प्योर सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर था, ये प्योर था। जब यहाँ पर एन और एन की वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ पर रखा है, WB MB इसके लिए इंटू MA WB इसके लिए हो गया यहाँ पर। तो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर वेपर प्रेशर। और बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं किससे, ओस्टवाल्ड मेथड से। ये 100% याद रखना आपको, ओस्टवाल्ड मेथड से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक इक्वेशन है बेटा, क्या, log P2/P1, ये है क्लैसिस-क्लैपेरियन इक्वेशन। बेटा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैसिस-क्लैपेरियन इक्वेशन क्या है, वेपर प्रेशर vs टेम्परेचर। ठीक है, देखो P2/P1 log P2/P1 डेल H वेपर प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है, ये सेम ऐसी है जैसे अपने पास में कौन सी इक्वेशन थी, एक अरेनियस इक्वेशन, याद है केमिकल काइनेटिक्स में, बिल्कुल सेम ऐसी है। ठीक है, इसका एक प्लॉट बनाते हैं बेटा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सा रूल। ओके, चलो ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या होता है, एलिवेट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना, सिंपल सी बात है। एलिवेट का मतलब है ऊपर जाना, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट उसका पहले था ना वो बढ़ेगा। कब, जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई सॉल्वेंट जो अपना पता नहीं कैसा हो सकता है, मान लो पानी ले लो आप, ठीक है, अब उसका कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, है ना, या कोई ऐसी चीज़ ले लो जो वोलेटाइल हो सके, जो आपको अच्छा लगे। हम पानी का एग्जांपल लेंगे, पानी अच्छा है, सब जगह मिल जाएगा, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर रहेगा। जब मैंने उसमें क्या डाला बेटा, चीनी नमक कुछ मिलाया, तो आपको ये पता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और अगर वेपर प्रेशर उसका कम हो गया, इसका मतलब वो तो सरफेस में ही रह गया, नीचे बट डिजोल्व हो गया वो तो। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब वो वेपर में उड़ता है, लेकिन अब तो वो वेपर उड़ ही नहीं रहा, और उड़ नहीं रहा तो मुझे उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, पड़ेगी, यस। तो क्या करते हैं हम, देखो पहले हम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए अगर किसी भी लिक्विड्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, कि वेपर प्रेशर लिक्विड का और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो वो वेपराइज हो जाएगा, दैट इज वो बॉयल हो जाएगा। जो चीज़ बॉयल हो सकती है, वेपराइजेशन होता है जिसका, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा TB आई वेंट ऑफ फैक्टर KB इंटू एम। KB क्या है, एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्लॉट से समझाया गया है इसको। देखो ये वेपर प्रेशर है,
और ये प्योर का है, ठीक है, किसका, ये सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का। सिंपल, जब यहाँ से यहाँ किया तो ये घटेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल। लैंड्सबर्गर मेथड से इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पर मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है बेटा, क्योंकि हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं ना, तो मोलैलिटी का आप जो वैल्यू होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है, वहाँ यहाँ पर फिक्स करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, ठीक है। चलो अब करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा पहले बात तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, मतलब वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड दोनों का इक्वल अगर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। अब ये भी क्या होगा भाई, पहले सुनो, डिप्रेस लिखा ना, डिप्रेस का मतलब कम होना। बात करता हूँ, देखो कैसे भाई, वो एक वॉलेटाइल है, अब वॉलेटाइल को फ्रीज सॉलिड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, लेकिन अगर मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, किया, तो जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपराइजेशन, जो वेपर प्रेशर, वो तो कम हो गया, अब तो वो वेपर में नहीं निकल रहा, और अगर वो वेपर में नहीं निकल रहा तो उसको फ्रीज करना और आसान हो गया। भाई पहले पेट्रोल को अगर हम फ्रीज करते हैं, मान लो पेट्रोल है ना, उसको हम फ्रीज करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर मैंने क्या काम किया, मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड किया तो अब वो और जल्दी फ्रीज हो जाएगा। हो गया, नहीं होगा, तो इसका मतलब डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो कैसे लिखेंगे उसको, देखो यहाँ पर लिखा Ti और यहाँ लिखा T नोट, ये उल्टा है। देखो यहाँ पर T नोट लिखा था पहले, फिर Ti, लेकिन यहाँ उल्टा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये किसका, ये सॉल्यूशन का, और ये किसका, ये सॉल्वेंट का। बोलो क्लियर। कैसे निकालेंगे, डेल्टा T कितना चेंज हुआ, Kf इंटू एम, और Kf क्या होती है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आई बात, यस और नो, जल्दी बोलो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करा करो यार। अब है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है कि सॉल्वेंट का फ्लो होगा टू सॉल्यूशन साइड, मतलब हमें सॉल्वेंट का फ्लो करना किस साइड, सॉल्यूशन की साइड। ध्यान रखना, सॉल्वेंट फ्लो इनटू सॉल्यूशन साइड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, चलेगा ये, क्लियर रहा। अब दिक्कत क्या आती है, जब सॉल्वेंट फ्लो होता है, सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तो बेटा सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रेशर लगता है। क्या लगता है, प्रेशर लगता है। किसकी तरफ से लगता है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन की तरफ से। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्लियर रहेगा। एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन। क्या होती है डिफ्यूजन, इसमें कोई सेमी मेम्ब्रेन यूज नहीं करते, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही फ्लो होते हैं। ध्यान रखना है, दोनों फ्लो होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अभी समझाता हूँ। देखो हमने ऑस्मोसिस क्या पढ़ा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है किसकी तरफ, सॉल्वेंट की तरफ, और सॉल्वेंट की तरफ से लग रहा है एक प्रेशर जो उसको रोक रहा है ना, रोक रहा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका फ्लो जो बन रहा था, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने सॉल्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत ज़्यादा, तो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल था वो तो एंट्री वापस कर लेगा सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से उसकी एंट्री वापस। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर रहा। तो ये प्रोसेस ना समंदर के पानी से वो नमक का पानी होता है ना, आप सबको पता, खारा पानी होता है, उसको पीने लायक डिसैलिनेशन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हमने बार बार यहाँ पर आई का जिक्र किया है, देखो यहाँ भी आई बताया हमने, और यहाँ भी आई है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बेटा पाई इक्वल टू CRT। आर आपको पता गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, सी कॉन्सेंट्रेशन, और आई वेंट ऑफ फैक्टर। तो आई क्या होती है बेटा, आई वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करता है कि मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ या कितना एसोसिएट हुआ, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व मॉलिक्यूल कितना ऑब्जर्व हुआ, और अपॉन जो नॉर्मली था, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का मास, आप ये कह सकते हो, मास कह सकते हो, ठीक है, या ये कह सकते हो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या कह सकते हो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दैट इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। अब जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो पॉइंट हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये जान लेते हैं एसोसिएशन कितना होता है और डिसोसिएशन कितना होता है। देखो जब एसोसिएशन होता है तो बेटा एसोसिएशन अल्फा कितना एसोसिएट हुआ, मतलब मॉलिक्यूल कितना कलेक्ट हुआ, इकट्ठा हुआ, उसको निकालते हैं हम
1 माइनस आई और 1 माइनस 1 बाई एन, इस फॉर्मूले से हम अल्फा निकाल लेंगे। और डिसोसिएशन से कितना हुआ उसको निकालेंगे बेटा आई माइनस 1 और एन माइनस 1, तो इससे हम डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर। समझ में ये बात, एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्लियर रहेगा। एक पॉइंट रह गया, मैं क्लियर करने वाला हूँ उसको, एजियोट्रॉप्स। देखो उसको तो वैसे ही क्लियर कर दूंगा, सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, इसलिए हम थोड़ा हटके पढ़ेंगे भाई, ठीक है। लोग क्या कहें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कैसे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, बस हमें अपना एग्जाम निकालना है, बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। एजियोट्रॉप्स बेटा, ट्रॉप्स, ठीक है। क्या होता है एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स ये एक मिक्सचर होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके कंपोजिशन सेम होते, चाहे वो लिक्विड बने चाहे वो वेपर बने, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिक्सचर है लिक्विड्स का। ये दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दोनों बहुत आसानी से मैं अभी क्लियर कर देने वाला हूं आपको। देखो मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला जो भी है उसको शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शोविंग लिक्विड्स, जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल पढ़े हैं ना, ये उनको शो करेगा। और मैक्सिमम वाला नेगेटिव डेविएशन वाले को शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शोविंग लिक्विड्स। बस बात खत्म, बात खत्म बेटा, और पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया रिवाइज, एक ही शॉट में आपको मिल गया है। अब कल बारी रहेगी इनके क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ो, देखो, 2-3 बार वीडियो को चला कर देख लो, तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट तो करना नहीं है, आप लोगों को बहुत सारा पहले ही आता है, ठीक है। तो देखो, और मैं इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ कल, और फिर आपको परसों एक 1 शॉट देने वाला हूँ, किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तब तक के लिए देखते रहिए IIT JEE NEET IFA बाय प्रजापति सर। थैंक यू वेरी मच।